कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स। अब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं? पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्या क्या है चीज़ें, कैसे कैसे होती हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। पावर्स के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नई स्टेट बना सकता है, या किसी स्टेट को सेपरेट कर सकता है, या दो स्टेट को यूनाइट कर सकता है, या किसी भी टेरिटरी को एनी स्टेट का पार्ट बना सकता है। वो इंक्रीज़ कर सकता है किसी का एरिया, या डिक्रीज़ भी कर सकता है, बाउंड्रीज चेंज कर सकता है, नेम भी चेंज कर सकता है। फिर प्रोसीजर आर्टिकल 3 प्लस आर्टिकल 4 क्या कहता है? ये कहता है कि ये फर्स्ट रेफर द बिल टू द कंसर्न्ड लेजिस्लेचर। ये पहले बिल किसके पास जाएगा? कंसर्न्ड लेजिस्लेचर के पास जाएगा। फिर लेजिस्लेचर उसको रिस्पॉन्ड करेगी, नॉट कोई टाइमिंग बाउंड नहीं है पार्लियामेंट पे। और फिर उसके बाद जो व्यूज़ आएंगे या पार्लियामेंट में जब ये पास होगा, पर कौन सी मेजोरिटी से होगा? सिंपल मेजोरिटी से होगा। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नीडेड, कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। द बिल इज़, और ये कौन सा बिल है? ऑर्डिनरी बिल अंडर आर्टिकल 4। फिर आती है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। ये हमने कल भी पढ़ी थी, जैसे बेरुवेरी यूनियन केस 1960, जिसमें क्लासिफाइड किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर सीडिंग एनी टेरिटरी टू ए फॉरेन नेशन। अगर हम कोई फॉरेन नेशन से टेरिटरी ले रहे हैं तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। फिर दूसरा केस आता है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962। ये क्या कहता है? पार्लियामेंट कैन रीऑर्गेनाइज स्टेट्स विदाउट स्टेट कंसेंट। पार्लियामेंट रीऑर्गेनाइज कर सकता है स्टेट को बिना किसी के कंसेंट के। फिर एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी, अभी जो बांग्लादेश 2015 में हमने किया है, इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के अंदर हमने इनिशियली साइन किया था 1974 में, जिसमें इंदिरा और मुजिब पैक्ट था। इंदिरा मुजिब पैक्ट कहते हैं। इसमें क्या था कि हम फिर इसको हमने कब ऑपरेशनल किया? 2015 में थ्रू 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जो इंदिरा मुजिब एक्ट में आता है, जो 1974 में साइन हुआ था। ये पता लग गया। मैंने इकॉनमी में बताया था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या आया था, क्या हमने उसमें अमेंडमेंट की थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। फिर की एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्रीमेंट, एक्सचेंज की हमने 111 इंडियन इनक्लेव्स इन बांग्लादेश एंड 51 इनक्लेव्स इन इंडिया। 111 यहाँ से गई, 51 बांग्लादेश से यहाँ पे आई। और सेटलमेंट ऑफ अंडर मार्केटेड बॉर्डर कितना किया हमने? बॉर्डर कितना अपना वो किया? 6.1 किलोमीटर, जिससे कितने को इम्पैक्ट पड़ा? 50,000 प्लस रेजिडेंट्स को हु वर गिवन द चॉइस ऑफ नेशनैलिटी। 50,000 से प्लस लोगों को नेशनैलिटी चूज़ करने का इम्पैक्ट मिला गया। अब उनकी मर्ज़ी है वो कौन सी नेशनैलिटी लेना चाहते हैं। वाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नीडेड, अब क्यों ज़रूरत पड़ी? वॉज सीडेड टू ए फॉरेन नेशन। अब हम किससे ले रहे हैं? फॉरेन नेशन से ले रहे हैं, विद इन कंट्री नहीं सीड कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो बेरुबेरी का केस आया था, उसमें क्या रूल्ड आउट हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट है, नॉट जस्ट ए लॉ अंडर आर्टिकल 3। अगर ये आर्टिकल 3 में नहीं, नॉट जस्ट ए लॉ अंडर आर्टिकल 3 में है, क्योंकि ये लॉ है। तो क्या इसमें कहा था ना, ये ऊपर हमने अभी पढ़ा, बेरुबेरी यूनियन केस 1960 की ज़रूरत है। और आर्टिकल 3 किसकी बात कर रहा है? अगर हम विद इन द स्टेट कर रहे हैं, फॉरेन टेरिटरी की बात नहीं है। फॉरेन टेरिटरी आर्टिकल 4 बात कर रहा है। अच्छा, अब अगर एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स देखी जाए या यूनियन टेरिटरीज देखी जाए, पोस्ट इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस होते थे और प्रिंसली स्टेट्स होती थी। 1950 में हमने इनको 3 कैटेगरीज में बांटा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। फिर इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया? 1956 में, जो किसके बेसिस के ऊपर था? लिंग्विस्टिक और रीऑर्गेनाइजेशन। एबॉलिश्ड किया पार्ट ए, पार्ट बी और सी के कॉन्सेप्ट को। फिर मेजर फेजेस कब आए? जैसे 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा? 14 स्टेट्स बनी, 6 यूटीज़ बनी। फिर 60 में महाराष्ट्र एंड गुजरात बनी, और इसकी ब्यूरिफिकेशन कहाँ से हुई? बॉम्बे स्टेट से। 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन आई, क्रिएशन ऑफ हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी बनी। 1971 से हिमाचल प्रदेश
फुल स्टेट में आया और वो उसको यूटी से कहाँ पे डाला गया, स्टेटहुड में डाला गया। 1987 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम स्टेट्स बनी और नॉर्थ ईस्ट में हमारी एक्सपेंशन हुई। फिर 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड स्टेट्स बनी और यहाँ पे क्रिएटेड फॉर क्यों हुई, इसका इम्पैक्ट क्या बना, ट्राइबल, क्रिएटेड फॉर ट्राइबल एंड रीजनल एस्पायरेशन। 14 में तेलंगाना आई, इसको कहाँ से हमने अलग किया, आंध्र प्रदेश से। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसमें क्या हुआ, 370 आर्टिकल को हटा दिया गया। JNK को 2 यूटीज़ में स्प्लिट किया गया, JNK एंड लद्दाख। यूनियन टेरिटरीज 7 यूटीज़ हुई 2019 में, नाउ अभी 8 है क्योंकि हमने मर्ज किया किसको, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली को कब किया, 2020 में। फिर यूटीज़ एडमिनिस्ट्रेट किससे होती है, प्रेसिडेंट बाय अपॉइंटमेंट, कौन देता है, एडमिनिस्ट्रेट, किसको अपॉइंट किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स को या LGs को अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 239। करंट अफेयर से लिंक करके देखें, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है, ऑनगोइंग है कि ये वैलिड था आर्टिकल 360 हटाना और स्टेटहुड की डिमांड है। वर्डिक्ट आई थी दिसंबर 2023 में, अपहेल्ड कर दिया गया कि एबॉलिशन होनी चाहिए थी। और रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड ऑफ टू JNK प्रॉमिस्ड, अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि JNK में स्टेटहुड मिलेगा पर मिला नहीं है। 2024 और 25 में पॉलिटिकल डिस्कशन हुआ था। अब है डिमांड ऑफ न्यू स्टेट्स। अब कोई न्यू डिमांड्स भी आ रही है, जैसे विदर्भा है, वो बोल रही है हमें महाराष्ट्र से अलग करो, बोडोलैंड आसाम से कह रही है, गोरखलैंड वेस्ट बंगाल से कह रही है, हरित प्रदेश पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से कह रही है कि हमें अलग करो, हमारा रीजनल डेवलपमेंट, आइडेंटिटी, गवर्नेंस, एफिशिएंसी और ट्राइबल ऑटोनॉमी हमें मिले। फिर बांग्लादेश बॉर्डर मैनेजमेंट, ये क्या है, स्मगलिंग, इलीगल इरिगेशन, रिवर पाइपलाइन, रिवराइन बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा इनके साथ है। अब क्या हुआ कि BSF और BGP, हम BGB है, P नहीं है, और G का J नहीं सुन लेना, BGP नहीं बोल रही, BGB, स्पेशली इन त्रिपुरा और असम सेक्टर, हमने यहाँ पे अपनी ये फोर्सेस बढ़ा दी। अब ये इम्पोर्टेंस फॉर हमारी डिप्लोमेटिक टाइज के लिए इम्पॉर्टेंट है, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगरतला अखुरा रेल लिंक इनोग्रेटेड कब हुआ था, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये कब रेल लिंक हुआ था, 2023 में। NEP एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन क्या है कि नेशनल पॉलिसी एजुकेशन ने रेज किए क्वेश्चन कि ये सिर्फ लिंग्विस्टिक और कल्चरल बाउंड्रीज तक ही सीमित है। अब एनालिसिस करें, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में फ्लेक्सिबल फेडरेशन है, पीसफुल रेजोल्यूशन है, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है, गवर्नेंस की फ्रीक्वेंट डिमांड्स, कंसर्न क्या, फ्रीक्वेंट डिमांड्स आ जाती हैं, पॉलिटिकल मोटिवेशंस होते हैं कि हमारी मतलब ऑब्वियसली कोई वहाँ पे पार्टी बनेगी, कुछ होगा। यूटीज़ विदाउट लेजिस्लेचर फेस करती है डेमोक्रेटिक डेफिसिट, जैसे दिल्ली सेंट्रल टसल चलती रहती है। सजेशंस क्या है कि नीड फॉर NEP नेशनल पॉलिसी ऑन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, जो सेकंड ARC की रिकमेंडेशन में आई थी, स्ट्रेंथन करना चाहिए इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल्स को, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हमारी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए रीऑर्गेनाइजेशंस को लेके, और द पावर ऑफ पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 3, यूनिक फीचर है फेडरलिज्म का कि इंडिया यूज दिस प्रोविजन, यूज़ कर सकती है, डाइवर्स कर सकती है रीजनल बेसिस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे, और फॉर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन इन 1950 जियोपॉलिटिकल के 2019 के एक्ट में हमने JNK और लद्दाख को अलग किया था, और इंटरनेशनल टेरिटरी एक्सचेंज हुई बांग्लादेश LAB, जो एवोल्यूशन था इंडियन स्टेट्स का, यूटीज़ का, जो रिफ्लेक्ट करता है करैक्टर इंडियन पॉलिटी का। और ये क्या है, हमारी स्पिरिट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, कि कितना हमारा भाईचारा है, हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी कितनी यूनिटी है, बैलेंस्ड वे में हमें बताता है, इंक्लूसिव है, ट्रांसपेरेंट अप्रोच की ज़रूरत है, और यहाँ पे एड्रेस करता है फर्दर डिमांड्स को भी। दैट्स इट।
अब नेक्स्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।